आज का ये महासंग्राम क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं इंग्लिश के पेपर नंबर 2 ब्रिटिश अमेरिकन एंड पॉपुलर इंडियन फिक्शन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ गई हूँ ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा अगर अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट्स दी गई हैं। 8 यूनिट्स को हम पूरा अपलोड कर चुके हैं और उस 8 यूनिट्स से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को एंड तक देखकर आप अपने एग्जाम की तैयारी 100% अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर की आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने आपके पेपर नंबर 1 के लिए भी कई सारी वीडियोस अपलोड की हैं, तो आप उनको भी देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इंग्लिश पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज पिकारेस्क नॉवेल। देखिए आपके सिलेबस के यूनिट नंबर 2 में मैंने आप लोगों को पिकारेस्क नॉवेल के बारे में पढ़ाया है। आपके सिलेबस में 8 यूनिट दी गई हैं और 8 यूनिट पर हमने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। जिन बच्चों ने हमारे साथ पूरी क्लासेस की हैं तो उनके लिए ये सारी चीज़ें समझना आसान होगा। और इस वीडियो में मैंने केवल वही क्वेश्चंस रखे हैं जो इस बार 100% गारंटी है कि आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। पिछले 3-4 सालों से जो प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी ताकि आप लोग की तैयारी 100% मजबूत हो सके। तो पिकारेस्क नॉवेल क्या है, अगर आप लोगों ने हमारे साथ पढ़ा है तो आपको पहले से पता होगा। चलिए देखते हैं। ए पिकारेस्क नॉवेल इसे जेनरे, एक जेनरे होती है, शैली होती है नॉवेल की ऑफ प्रोज फिक्शन यानी प्रोज फिक्शन की, फिदरिंग ए रजिस। रजिस मतलब क्या होता है, दुष्ट। लो बॉर्न हीरो यानी लो बॉर्न का मतलब जो निम्न वर्गीय फैमिली से बिलोंग करता है, हीरो होता है ये वही इसमें हीरो होता है जो कि एक दुष्ट होता है, एक पिकारो होता है। जैसे कि एक ऐसा कैरेक्टर इसमें होता है जो घुमक्कड़ी जीवन जीता है, जिसका एक जगह फिक्स आवास नहीं होता। आवास का मतलब जैसे एक जगह वो ठहर कर नहीं रहता कि जिंदगी जहाँ पैदा हुआ उसी जगह पूरी जिंदगी गुजार दे। इधर उधर अलग अलग सोसाइटी में ये भटकते रहते हैं और कहीं भी अपने आप को सरवाइव करके लाइफ को गुजार लेते हैं। हु लिव्स बाई देयर विट्स, हु लिव्स जो जीवित रहते हैं, बाई देयर विट्स का मतलब बुद्धिमानी से, अपनी चालाकी से, इन ए करप्ट सोसाइटी। करप्ट सोसाइटी का मतलब होता है भ्रष्ट समाज में। सर्वाइविंग थ्रू ए सीरीज ऑफ लूजली कनेक्टेड, जो कि क्या करते हैं कि भ्रष्ट सोसाइटी में अपने आप को अपनी चालाकी के थ्रू जीवित रखते हैं और सर्वाइव करते हैं थ्रू ए सीरीज लूजली कनेक्टेड एपिसोडिक एडवेंचर्स ऑफन टोल्ड इन ए फर्स्ट पर्सन विद ए रियलिस्टिक एंड सैटिरिकल टोन। तो देखो ये अलग अलग घटनाओं के माध्यम से अपने जीवन को सरवाइव करते हैं और ये एपिसोडिक एडवेंचर्स होता है और जिसको फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा जाता है और ये रियलिस्टिक और सैटिरिकल टोन में लिखा जाता है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, सब कुछ हमने आपको पढ़ा दिया। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कैंपस फिक्शन। कैंपस का मतलब ही होता है कि ऐसा फिक्शन या ऐसा नॉवेल जो यूनिवर्सिटी कि कैंपस पर पूरा फिक्स हो, मतलब कि पूरी सेटिंग उसकी यूनिवर्सिटी का कैंपस हो। कैंपस फिक्शन और एकेडमिक नॉवेल इज ए लिटरेरी जेनरे। कैंपस फिक्शन को एकेडमिक नॉवेल भी कहा जाता है, इज ए लिटरेरी जेनरे, जो कि एक लिटरेरी मतलब साहित्यिक, जेनरे मतलब शैली है। शैली का मतलब ये नॉवेल है, नॉवेल इसकी शैली है। इन विच द स्टोरी प्रीमियरली टेक्स प्लेस ऑन द कैंपस ऑफ ए यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसकी जो शैली देखो, ये एक ऐसी जेनरे होती है, एक ऐसी विधा होती है जिसमें की जो कहानी है, जो स्टोरी है, प्राइमरली यानी मुख्य रूप से टेक प्लेस स्थान लेती है ऑन द कैंपस ऑफ ए यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी का कैंपस इसकी मेन सेटिंग होती है और चाहे कोई भी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, स्कूल, यूनिवर्सिटी का कैंपस इसकी मेन सेटिंग होती है। और देखिए इसमें इन्वॉल्व होता है, यानी कि कैंपस फिक्शन में क्या इन्वॉल्व शामिल होता है, यानी किन चीज़ों पर ये लिखा जाता है। प्रोफेसर्स यानी जो प्रोफेसर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, एंड इशूज विद इन एकेडमिया सच एज हियरार्की, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, फ्रेंडशिप एंड लव स्टोरीज एंड मे बी ह्यूमरस, सैटिरिकल और सीरियस। तो ये जो है ना, ये
प्रोफेसर या स्टूडेंट के लाइफ पर लिखा जाता है। इश्यूज ऑफ विद इन एकेडमिया, जो एकेडमी के अंदर के इश्यूज होते हैं, चाहे पॉलिटिकल हो गया, जैसे देखो सच एज हियरार्की या पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन जो है उसके बारे में टॉपिक होता है। फ्रेंडशिप होती है, लव स्टोरीज होती है, और ये मे बी ह्यूमरस यानी कि ये हंसी मजाक के तरीके से और सीरियस तरीके से भी लिखी जा सकती है। तो कैंपस फिक्शन से इतना याद रखिएगा, ऐसा फिक्शन जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में पूरा फिक्स करके लिखा गया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही बेस्ड होता है, स्टूडेंट्स की लाइफ होती है, प्रोफेसर से रिलेटेड स्टोरीज इसमें होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज चिक-लिट फिक्शन। चिक-लिट फिक्शन का मतलब ऐसा फिक्शन होता है जिसमें एक यंग वुमेन की स्टोरीज, उसकी प्रॉब्लम्स को दिखाया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। चिक-लिट फिक्शन के बारे में देखिए आप लोगों ने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है। चिक-लिट इज ए जेनरे, चिक-लिट एक जेनरे है ऑफ पॉपुलर फिक्शन, बहुत ही पॉपुलर फिक्शन का। इमेजिन prominently in the late 1990 that focuses on the humorous and relatable experiences of young urban women navigating love, friendships, careers and modern life challenges। तो देखिए जो भी चिक-लिट फिक्शन होता है ये एक बहुत ही पॉपुलर फिक्शन है जो 1990 के दशक में काफ़ी तेज़ी से उभरा था और लिखा जाने लगा था। दैट फोकसेस, जो कि फोकस करता है ऑन द ह्यूमरस, यानी ह्यूमरस वे में, जैसे कोई भी यंग महिला है, अर्बन वुमेन महिला है, शहरी महिला है, उसकी लाइफ के बारे में कि उसे अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, उसके प्यार के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, उसके कैरियर के बारे में, कि अपना कैरियर बनाने के लिए उसे कितना कुछ झेलना पड़ता है सोसाइटी में, क्योंकि पुरुषों को हमेशा से देखो ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो एक औरत को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने कैरियर बनाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, जो भी मॉडर्न लाइफ चैलेंजेस हैं जो एक वुमेन फेस करती है। फीचरिंग स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटागोनिस्ट एंड लाइट हार्टेड ब्रीजी राइटिंग। तो देखो एक वुमेन बहुत ही सारी चीज़ों को चैलेंज, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें चैलेंज करती है अपनी लाइफ में, अपने स्ट्रगल करती है आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती है। इसमें जो प्रोटागोनिस्ट होती है वो फीमेल ही होती है, क्योंकि चिक-लिट फिक्शन ऐसा फिक्शन होता है जो वुमेन, यंग वुमेन की प्रॉब्लम्स को दिखाता है। चलिए देखते हैं अब आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ ए टेल ऑफ टू सिटीज। आपके सिलेबस में जितना भी नॉवेल दिया गया है सभी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ए टेल ऑफ टू सिटीज जो आप लोगों ने पढ़ा है यूनिट नंबर 4 में, ब्रिटिश फिक्शन है चार्ल्स डिकेंस का। इसका मेन थीम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। द मेन थीम ऑफ ए टेल ऑफ टू सिटीज इज रिस्ट्रक्शन एंड सेक्रीफाइस। तो रिसरेक्शन एंड सेक्रीफाइस इसका मेन थीम है। चार्ल्स डिकेंस शोज, चार्ल्स डिकेंस जो कि राइटर हैं, शोज यानी दिखाते हैं, हाउ पीपुल, कैसे लोग जो होते हैं, कैन बी रीबॉर्न मोरली एंड इमोशनली, कैसे लोग मोरली और इमोशनली रीबॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं दोबारा। डॉक्टर मैनेट जो कि इसमें एक कैरेक्टर रहते हैं, ए टेल ऑफ टू सिटीज नॉवेल में एक कैरेक्टर है डॉक्टर मैनेट, इज ए रिकॉल्ड टू लाइफ, जो कि जेल में बंद रहे कितने सालों तक, उसके बाद बाहर ये आए, इनको फ्रांस में बेस्टिल के किले में बंद करके रखा गया था। आफ्टर ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट यानी कि कैदी से बाहर निकलने के बाद इन्हें मतलब एक नई लाइफ मिली, रिकॉल टू लाइफ। इन्होंने लाइफ मतलब लोग तो इनको मरा हुआ मान चुके थे कि ये मर गए, 20 साल हो गया ये मर चुके हैं, लेकिन इतने साल बाद वो जेल से बाहर निकल के आते हैं। सिडनी कॉटन जो कि एक कैरेक्टर दिखता है और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। सिडनी कॉटन ए वास्टेड एंड केयरलेस मैन, जो कि मतलब कि नॉवेल के स्टार्ट में एक वेस्ट और केयरलेस मैन दिखता है। फाइंड्स पर्पस बाय सैक्रिफाइसिंग हिज लाइफ टू सेव चार्ल्स डार्ने, लेकिन आगे चलकर ये ही अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है चार्ल्स डार्ने की लाइफ को बचाने के लिए। चार्ल्स डार्ने इस नॉवेल में हीरो है जिसकी शादी होती है डॉक्टर मैनेट की बेटी लूसी मैनेट के साथ। अनदर मेजर थीम इज द कंट्रास्ट बिटवीन लंदन एंड पेरिस, और लंदन एंड पेरिस दो शहरों की इसमें कहानी है। फ्रांस की रिवॉल्यूशन को दिखाया गया है, शोविंग पीस वर्सेस वायलेंट, जो कि पीस, जबकि मतलब पेरिस में एक तरफ कहाँ क्रांति हो रही है, फ्रांस में क्रांति हो रही है, और लंदन की भी इसमें सेटिंग है।
तो एक तरफ पीस और एक तरफ वायलेंट को यानी हिंसा को दिखाया गया है। द नॉवेल आल्सो हाईलाइट्स जस्टिस एंड इनजस्टिस। ये जो नॉवेल है न्याय और अन्याय को दिखाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वेयर रिवेंज रिप्लेसेस फेयरनेस। जहाँ पर मतलब कि खास तौर से इसमें फ्रांस की क्रांति को दिखाया गया है, जहाँ पर गरीबों के साथ कितना शोषण और अन्याय किया जा रहा था। तो इस पूरे नॉवेल को मैंने पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा। पूरे नॉवेल पर अलग से मैंने क्वेश्चन आंसर की भी वीडियोस बनाई हैं, तो आप देख लीजिएगा। ये सारी वीडियोस मैं इसलिए आपके लिए प्रोवाइड करा देती हूँ ताकि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। और आज का ये महासंग्राम क्लास तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज डिकेंस पोर्ट्रे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द नॉवेल। मतलब चार्ल्स डिकेंस जो हैं पोर्ट्रे मतलब चित्रित करते हैं या दिखाते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इन द नॉवेल, अपने नॉवेल ए टेल ऑफ टू सिटीज़ में। तो ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ए टेल ऑफ टू सिटीज़ नॉवेल में चार्ल्स डिकेंस फ्रेंच रिवॉल्यूशन को किस तरीके से दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चार्ल्स डिकेंस ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को दो तरीकों से दिखाया है, नेसेसरी भी और क्रूल भी, यानी निर्दयी भी है और नेसेसरी भी है। क्योंकि फ्रांस के समाज में असमानता बहुत भरी हुई है, तो मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होना भी ज़रूरी है ताकि असमानता समाप्त हो सके, जो गरीब मजलूमों पर जो शोषण अत्याचार हो रहा है वो ख़त्म हो सके। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद तो ये सारी चीज़ें वहाँ ख़त्म हो गई। ही शोज दैट द फ्रेंच पीजेंट वर ट्रीटेड बैडली बाय एरिस्टोक्रेसी, स्पेशली द एवरमंड फैमिली। देखो, चार्ल्स डिकेंस दिखाते हैं कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर मतलब फ्रांस में जो पीसेंट, जो किसान मजदूर गरीब लोग थे, वो बैडली यानी बुरी तरीके से ट्रीट किए जाते थे। जो भी उच्च लोग थे, जो वहाँ के अमीर लोग थे, वो वहाँ के गरीबों का काफ़ी शोषण करते थे, स्पेशली द इवरमंड फैमिली। और जो इवरमंड फैमिली है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जब चार्ल्स डिकेंस ये पूरा नॉवेल लिखते हैं तो उसमें इन्होंने एक फैमिली दिखाई है, इवरमंड फैमिली, जो कि बहुत अमीर घराने से बिलोंग करती है और बहुत ही यहाँ के जो लोग हैं इस फैमिली के काफ़ी घमंडी और अहंकारी हैं, जो गरीबों को मार देते हैं, उनका शोषण करते हैं, गलत काम करते हैं उनके साथ। देयर सफरिंग एक्सप्लेन्स वाई द रिवॉल्यूशन बिगैन। और उन्हीं का दर्द, जो उनका दर्द है, फ्रांस में जो गरीबों का दर्द है, जो उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, जो उनसे जिनसे गरीबों से अधिक कर लिए जा रहे हैं, अमीरों से कोई कर नहीं लिए जा रहे फ्रांस में, तो इसलिए ये क्रांति शुरू होती है। हाउएवर, हालांकि डिकेंस यानी जो चार्ल्स डिकेंस हैं आल्सो क्रिटिसाइज द एक्सट्रीमी वायलेंस ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। और वो इसमें ये भी आलोचना करते हैं कि किस तरीके से इस क्रांति के दौरान वायलेंस बढ़ा था, हिंसा हो रही थी। इनोसेंट पीपुल आर पनिश्ड। जो इनोसेंट मासूम लोग थे, जिनका कोई गुनाह नहीं होता था, उन्हें दोष दिया जाता था, उन्हें सजा दी जाती थी। एंड रिवेंज बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन जस्टिस। और जो रिवेंज है वो बदला लिया जाता था, तो जस्टिस के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। कैरेक्टर्स लाइक मैडम डिफार्ज, जो मैडम डिफार्ज है, इसमें एक कैरेक्टर आपने देखा, सिम्बोलाइजेज ब्लाइंड हार्टेड, जो कि एक ऐसी महिला है जो कि बदला लेना चाह रही है। किससे बदला लेना चाह रही है? इवरमंड फैमिली से बदला लेना चाह रही है। इवरमंड फैमिली को मारना चाह रही है, क्योंकि इवरमंड फैमिली के कुछ लोगों ने इस मैडम डिफार्जे की बहन का रेप किया था और उसे मार डाला था, तो उसका वो बदला लेना चाह रही है। तो मतलब जो मजलूमों के साथ अन्याय हो रहा था उसका बदला भी लिया जा रहा था, भले किसी को भी मारना पड़े। तो मैडम डिफार्ज की नफरत इतनी बढ़ गई थी कि जो अच्छे लोग थे उनको भी मार रही थी, क्योंकि जो इवरमंड फैमिली का लड़का था, जिसको आपने देखा चार्ल्स डार्ने, जिसकी शादी हुई थी लूसी मैनेट के साथ, उसकी एक बेटी भी थी, छोटी सी मासूम सी बच्ची थी। तो मैडम डिफार्ज उन सबको भी मारना चाहती थी, जबकि उनका इस रेप वाले मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। क्यों मारना चाहती थी? कि उनका भी रिश्ता अब इवरमंड फैमिली से ही जुड़ा है, इसलिए। थ्रू दिस पोर्ट्रियल डिकेंस वॉन्ट्स दैट वायलेंस एंड रिवेंज कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी। तो इस नॉवेल के थ्रू चार्ल्स डिकेंस ये दिखा रहे हैं कि हिंसा और बदला इंसान की इंसानियत को ख़त्म कर देता है, इवन व्हेन फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। यहाँ तक कि उन्हें मतलब लड़ना चाहिए इनजस्टिस के खिलाफ।
आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल का सेंट्रल थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 5 में ये नॉवेल मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। फटाफट से हम क्वेश्चंस के आंसर को देखकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेंट्रल थीम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल का जो सेंट्रल थीम है, इज द डेंजर, खतरा है, ऑफ मेकिंग जजमेंट, जजमेंट के आधार पर, जजमेंट बेस्ड जो भी फैसले होते हैं, ऑन फर्स्ट इम्प्रेशन, वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। एलिजाबेथ बेनेट्स प्रेजुडिस एंड डार्सीज प्राइज क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। इसमें जो मेन हीरो और हीरोइन है, हीरोइन एलिजाबेथ बेनेट है, हीरो डार्सी है। एलिजाबेथ का जो पूर्वाग्रह है, जो पहले ही लोगों के बारे में मतलब सोच लेती है कि वो इंसान कैसे होंगे, तो वो डार्सी के बारे में सोच लेती है कि डार्सी काफ़ी घमंडी आदमी है, और जो डार्सी है काफ़ी अमीर है और एलिजाबेथ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। तो दोनों एक दूसरे के बारे में ये धारणा बना लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि दोनों ही अच्छे नहीं है। डार्सी को एलिजाबेथ नहीं पसंद और एलिजाबेथ को डार्सी घमंडी लगता है कि इसके पास पैसा है, सोशल स्टेटस काफ़ी हाई है, तो ये घमंडी टाइप का आदमी है। तो यही चीज़ें उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर देती है। जेन ऑस्टेन आल्सो एक्सप्लोर्स थीम ऑफ लव, मैरिज, क्लास एंड मोरालिटी। जेन ऑस्टेन इसमें कई सारी थीम्स दिखाती हैं, जैसे कि लव, मैरिज यानी शादी, क्लास, सोशल स्टेटस और मोरालिटी, ये सब इसका मेन थीम है। नॉवेल आप पढ़ लेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। द नॉवेल क्रिटिसाइजेज मैरिज मेड ओनली फॉर मनी और सोशल स्टेटस एंड सपोर्ट्स मैरिज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ये नॉवेल देखो, जेन ऑस्टेन का ये जो नॉवेल है वो इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज करता है कि मैरिज मेड ओनली फॉर मनी। देखो, जेन ऑस्टेन का ये जो नॉवेल है ये भी दिखाता है कि ये जो सोशल स्टेटस है उसके लिए की गई जो शादी होती है वो अच्छी शादी नहीं होती। मतलब इसमें आप देखते हैं शार्लेट लुकास जो है शादी करती है केवल मनी के लिए, सोशल स्टेटस के लिए। तो जेन ऑस्टेन इस तरीके की शादी की आलोचना करती है कि ऐसी शादी कभी खुशी नहीं देती, ये नकली शादी मानी जाती है। जेन ऑस्टेन सपोर्ट करती हैं ऐसी शादी की जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हो, क्योंकि ये रिश्ता मजबूत होता है और हमेशा चलता है। थ्रू द ग्रोथ ऑफ एलिजाबेथ एंड डार्सी, ऑस्टेन शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल चेंज। तो देखिए, ये इन सारी चीज़ों के थ्रू आलोचना करती हैं अच्छी और बुरी शादी की। अच्छी शादी वो है जो म्यूचुअल चीज़ों पर बेस्ड हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हो, और जो सोशल स्टेटस और मनी के लिए की गई शादी है वो अच्छी शादी नहीं है। तो इन चीज़ों के बाद वो एलिजाबेथ और डार्सी के बारे में बताती हैं कि कैसे इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म होती है और आगे चलकर इनका भी रिश्ता होता है, शादी होती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज जेन ऑस्टेन क्रिटिसाइज सोसाइटी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल में जेन ऑस्टेन कैसे सोसाइटी को क्रिटिसाइज करती हैं, कैसे सोसाइटी की आलोचना करती हैं। तो इन्होंने अपने टाइम की सोसाइटी की आलोचना की थी कि मतलब लोगों को बस बेटियों की शादी की चिंता थी कि अच्छे घरानों में बेटियों की शादी हो जाए तो मतलब सब कुछ अच्छा हो गया। तो आप कैसे लिखेंगे, जेन ऑस्टेन क्रिटिसाइजेस, जेन ऑस्टेन क्रिटिसाइज करती है द रिच क्लास सिस्टम, जो ये रिच क्लास सिस्टम है, एंड मैरिज प्रैक्टिसेस ऑफ हर टाइम, और उनके टाइम में जो शादी थी, शादी की प्रणाली थी कि मतलब बड़े घरानों में, ऊंची परिवारों में बेटियों की शादी हो जाए, तो उन चीज़ों की आलोचना करती हैं। शी शोज हाउ सोशल रैंक एंड वेल्थ इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप एंड डिसीजंस। वो दिखाती हैं कि किस प्रकार से जो सोशल रिलेशन है, मतलब कि जो सोशल रैंक है और जो भी वेल्थ है यानी पैसा है, किस तरीके से इंसानों के रिश्ते को प्रभावित करता है। कैरेक्टर्स लाइक मिस्टर कॉलिंस एंड लेडी कैथरीन रिप्रेजेंट एरोगेंस एंड फॉल्स प्राइड। इसमें आपने एक कैथरीन, लेडी कैथरीन नाम की कैरेक्टर देखा और एक मिस्टर कॉलिंस देखा, जो कि झूठे पात और अहंकार और घमंड के प्रतीक हैं इस नॉवेल के अंदर। थ्रू आयरोनिक ह्यूमर, ऑस्टेन एक्सपोजेज द फुलिशनेस ऑफ जजिंग पीपुल बाय देयर स्टेटस रेदर देन कैरेक्टर। और जेन ऑस्टेन व्यंग्य और हास्य के माध्यम से यानी हंसी मजाक के तरीके से इस नॉवेल में ये भी बताती हैं कि कभी भी व्यक्ति का कैरेक्टर, मतलब व्यक्ति को उसकी सोशल स्टेटस से नहीं आंकना चाहिए कि ये अमीर है तो ये घमंडी हो सकता है, ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। द नॉवेल इनकरेज रीडर्स टू वैल्यू इंटेग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड जेन्युइन अफेक्शन ओवर सोशल एम्बिशन।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल में जेन ऑस्टेन ऐसी सोसाइटी को क्रिटिसाइज करती है जो केवल इस चीज़ पर बिलीव करता है कि पैसे वाले घराने में शादी हो गई तो वो अच्छा है, या उसके अलावा वो उस चीज़ को बताती हैं कि कभी भी इंसान के सोशल स्टेटस से उसको नहीं आंकना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ टू किल ए मॉकिंग बर्ड। टू किल ए मॉकिंग बर्ड जो कि आपके सिलेबस में दिया गया एक नॉवेल है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। टू किल ए मॉकिंग बर्ड का सेंट्रल थीम क्या है? द सेंट्रल थीम ऑफ टू किल ए मॉकिंग बर्ड इज रेसियल इनजस्टिस एंड मोरल ग्रोथ। देखो, टू किल ए मॉकिंग बर्ड एक तरीके की चिड़िया होती है जो केवल गाती है, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती, एक मासूम चिड़िया होती है। तो टू किल ए मॉकिंग बर्ड का सेंट्रल थीम है रेसियल इनजस्टिस, जो नस्लीय अन्याय है। जो आप देखेंगे यूरोप में जो पहले नस्ल भेद चलता था गोरे और कालों के बीच में, मतलब काले लोगों को कुछ समझा ही नहीं जाता था, उनको कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं था सोसाइटी में, तो उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसके बारे में इस नॉवेल में राइटर ने दिखाया है। थ्रू टॉम रॉबिन्सन्स ट्रायल, टॉम रॉबिन्सन का जो केस है, हार्पर ली एक्सपोजेस द डीप रेसिज्म ऑफ साउथर्न सोसाइटी। तो देखो, जो साउथ की जो सोसाइटी थी उसमें वो दिखाती हैं, हार्पर ली दिखाते हैं जैसे टॉम रॉबिन्सन जो कि एक काला आदमी है, इसके ऊपर एक ऐसा केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, मुकदमा चल रहा है कि इसने एक गोरी लड़की का रेप किया है। अब जबकि इसका कोई गुनाह नहीं है, इसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन इसका गुनाह ये है कि ये काला आदमी है और एक गोरी लड़की पर रेप करने के आरोप में इसको मौत की सजा दी जाती है, इसको मार दिया जाता है। तो वही है टू किल ए मॉकिंग बर्ड, एक मासूम चिड़िया को मारना एक बहुत बड़ा पाप है जो किसी का नुकसान नहीं करती मगर उसे मारा गया। तो इसमें टू किल ए मॉकिंग बर्ड के माध्यम से राइटर ने यही दिखाया है कि टॉम रॉबिन्सन नाम का आदमी जो कि केवल एक काला है, हबशी है, इसलिए इसका दोष है और इसको मारा जाता है। द नॉवेल ऑल्सो शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी। ये नॉवेल इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी को दिखाता है, यानी सहानुभूति के महत्व को दिखाता है। टीचिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड अदर्स बाय सीइंग द वर्ल्ड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, उपन्यास जो है, ये नॉवेल जो है, सहानुभूति के महत्व को भी दिखाता है और हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरों को उनके दृष्टिकोण से समझना चाहिए, कि केवल इसलिए नहीं मार देना चाहिए कि वो एक काला आदमी है और गोरी लड़की का रेप किया है जबकि कोई उसका गुनाह नहीं है, लेकिन टॉम रॉबिन्सन को मारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द मॉकिंग बर्ड ए सिंबल इन द नॉवेल। तो मतलब मॉकिंग बर्ड जो चिड़िया है, इसमें मॉकिंग बर्ड एक चिड़िया का नाम इस्तेमाल किया गया है इसके टाइटल में, तो उसका क्या सिंबल है नॉवेल के अंदर। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मॉकिंग बर्ड सिंबलाइजेज इनोसेंस एंड गुडनेस, यानी कि ये मासूमियत और गुडनेस यानी अच्छाई का प्रतीक है। मॉकिंग बर्ड्स डू नॉट हार्म, मॉकिंग बर्ड कभी किसी को हार्म यानी नुकसान नहीं पहुंचाती। एंड ओनली सिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, और हमेशा ब्यूटीफुल यानी अच्छी आवाज़ में गाना गाती है। कैरेक्टर्स लाइक टॉम रॉबिन्सन, और इसमें जो कैरेक्टर हैं जैसे कि टॉम रॉबिन्सन जो कि एक काला आदमी है, या उसके अलावा आपने एक बू रेडली नाम का आदमी पढ़ा जिसको कभी किसी ने देखा नहीं था, ये अंदर ही छुप के रहता था। आर मॉकिंग बर्ड, जो कि एक मॉकिंग बर्ड है, मासूम चिड़िया है, मासूम लोग हैं। बिकॉज दे आर इनोसेंट बट सफ़र ड्यू टू सोसाइटीज़ क्रूअल्टी एंड प्रिजुडिस, जो कि सोसाइटी के अंदर इतनी निर्दयता को देखते हैं और ये हमेशा ही क्रूरता और पूर्वाग्रह के शिकार बने रहते हैं। तो मतलब ये सारे इसमें मॉकिंग बर्ड दिखाए गए हैं, चाहे टॉम रॉबिन्सन हो या बू रेडली हो, यही इनोसेंट हैं इसमें, और इनका मतलब इतने इनोसेंट है मगर फिर भी हमेशा ये सोसाइटी के अहंकार और पूर्वाग्रह का शिकार बने रहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे का ये नॉवेल है, अमेरिकन फिक्शन है। तो देखते हैं उपन्यास के बारे में, मतलब इस क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। उपन्यास का मतलब नॉवेल, इस नॉवेल से क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। सेंट्रल थीम, हर एक नॉवेल का थीम मैंने इस वीडियो में रखा है क्योंकि थीम इंपॉर्टेंट है। द सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल इज करेज एंड इंड्योरेंस। तो इस नॉवेल का जो मेन थीम है वो मतलब करेज है, साहस है, और इंड्योरेंस धैर्य है। सेंटियागोज स्ट्रगल, सेंटियागो जो बूढ़ा आदमी है, मछुआरा है, मछली पकड़ता है, स्ट्रगल करता है विद द जाइंट मार्लिन, जाइंट मतलब बहुत ही बड़ी जो मार्लिन मछली है। शोज मैन डिटर्मिनेशन अगेंस्ट नेचर
तो सैंटियागो की विशाल मार्लिन मछली से लड़ाई प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य के संघर्ष को दिखाती है। दो ही लॉसेस, मतलब हालांकि वो खो देता है द फिश, उस मछली को वो खो देता है। ही गेन्स मोरल विक्ट्री, और वो जीतता है नैतिकता। द नॉवेल टीचेस दैट ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफेटेड, मतलब ये स्टोरी दिखाती है, ये नॉवेल हमें ये सिखाती है कि मनुष्य नष्ट हो जाता है लेकिन पराजय नहीं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ मैनोलिन इन द नॉवेल। मैनोलिन, ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा कि इस नॉवेल में मैनोलिन का क्या रोल है, जो कि एक छोटा बच्चा है और सैंटियागो बूढ़े आदमी का दोस्त है। मैनोलिन रिप्रेजेंट होप, यूथ एंड लव। तो जो मैनोलिन है ये होप, यूथ मतलब युवावस्था में है, जवान है, एंड लव प्यार का प्रतीक है, रिप्रेजेंट करता है इस नॉवेल में। ही केयर्स डीपली फॉर सैंटियागो, वो सैंटियागो नाम के, मतलब जो सैंटियागो नाम का बूढ़ा आदमी है उसकी काफ़ी केयर करता है, परवाह करता है, एंड लर्न्स फिशिंग फ्रॉम हिम, और उस बूढ़े आदमी से ही वो मछली पकड़ना सीखता है। मैनोलिन्स लॉयल्टी शोज दैट सैंटियागो इज नॉट ट्रूली अलोन। देखो सैंटियागो एक बूढ़ा आदमी है, इसके परिवार में कोई नहीं है, वो अकेला रहता है, लेकिन इस नॉवेल में आपने मैनोलिन को देखा कि वो इतना लॉयल है, इतना ईमानदार है कि वो कभी भी सैंटियागो को फील नहीं होने देता अकेला, मतलब उसको कभी अकेला फील नहीं होने देता। वो हमेशा उसके हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ रहता है, उसको खाने के लिए देता है, हर एक चीज़ में उसकी मदद करता है। दैट हिज स्पिरिट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट जनरेशन, और उसका ये जो काम है, उसकी जो भावना है नेक्स्ट जनरेशन में भी जीवित रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर आप लोग यूनिट नंबर 8 में पढ़ चुके हैं। अरविंद अडीजा का ये नॉवेल है। चलिए देखते हैं इसकी मेन थीम क्या है, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। द सेंट्रल थीम ऑफ द वाइट टाइगर इज सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया। वाइट टाइगर नॉवेल की थीम है इनइक्वालिटी यानी असमानता इन इंडिया, भारत में। भारत में जो सामाजिक असमानता है वही द वाइट टाइगर नॉवेल का मेन थीम है। द नॉवेल एक्सपोजेज, ये नॉवेल एक्सपोज करता है, दिखाता है द गैप, यानी जो गैप है, दूरी है बिटवीन द रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है, थ्रू बलराम हलवाईज लाइफ। बलराम हलवाई इसमें मेन कैरेक्टर है, जो कि एक हलवाई जाति से बिलोंग करता है, जो कि एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, जो एक गरीब परिवार में जन्म लेता है। और अरविंद अडीजा ने भारत में अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई को दिखाया है, गहरी खाई जो अमीर गरीब के बीच अंतर है उसको दिखाया है बलराम हलवाई के जीवन के माध्यम से। इट हाईलाइट्स, यानी ये नॉवेल हाईलाइट करता है करप्शन यानी भ्रष्टाचार को, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि जो शोषण है, एंड द स्ट्रगल जो संघर्ष है फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, इन ए रिजिड क्लास सिस्टम, यानी कि जो मजदूरों का जीवन है, जो लोगों का, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो इतना स्ट्रगल करते हैं आज़ादी के लिए, तो वो सारी चीज़ें ही इसका मेन थीम है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वाइट टाइगर सिंबलाइज। वाइट टाइगर किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, किस चीज़ का प्रतीक है। तो आप जानते ही हो बलराम हलवाई काफ़ी इंटेलिजेंट है और गरीब परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन आगे जाकर ये बहुत बड़ा इंटरप्रेन्योर बनता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। द वाइट टाइगर सिंबलाइजेज, वाइट टाइगर सिंबलाइज है यानी प्रतीक है रेयर इंटेलिजेंस एंड इंडिविजुअलिटी, तो ये इंटेलिजेंस एंड इंडिविजुअलिटी का प्रतीक है। बलराम इज कॉल्ड ए वाइट टाइगर, बलराम को ही वाइट टाइगर कहा गया है बिकॉज, क्योंकि ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन हिज विलेज, क्योंकि वो अपने गांव में सभी लोगों से काफ़ी अलग है, अलग सोचता भी है। इट रिप्रेजेंट हीज एबिलिटी टू एक्सप्रेस टू रूस्टर कूप एंड challenges द सिस्टम दैट ट्रैप्स द पुअर। तो देखिए वह दूसरों से अलग सोचता है और गुलामी की जंजीर को तोड़ना चाहता है, और वो गुलामी की जंजीर को तोड़कर आगे बढ़ता है और अपना बहुत बड़ा बिजनेस भी स्टार्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ डॉलर बहू। सुधा मूर्ति का नॉवेल है डॉलर बहू, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें एक सास अपनी दो बहुओं में भेदभाव करती है। जो बहू अमेरिका में रहती है, जिसका हस्बैंड डॉलर कमाता है, उसकी वो इज्जत करती है। जो बहू इंडिया में रहकर रुपीस कमाती है और जिसका हस्बैंड रुपीस कमाता है, वो उसको वैल्यू नहीं देती, उसको हमेशा नज़रअंदाज और बेइज्जत करती है। तो इसका मेन थीम क्या है।
द सेंट्रल थीम पूछे, मेन थीम पूछे, बात तो एक ही है। द सेंट्रल थीम ऑफ डॉलर बहू का सेंट्रल थीम है इज द ब्लाइंड अट्रैक्शन टुवर्ड फॉरेन मनी, यानी एक अंधा अट्रैक्शन टुवर्ड मतलब की ओर, फॉरेन मनी यानी विदेशी पैसे की ओर। अब इसमें विदेशी पैसा कौन सा है? डॉलर। जो अमेरिका में रहकर एक माँ है गौरम्मा नाम की, जिसका एक बेटा है जो कि अमेरिका में रहकर डॉलर कमाता है, और जो उसका स्टेटस है, अमेरिका का जो लाइफ स्टाइल वो जीता है, उसकी तरफ उसकी माँ काफ़ी अट्रैक्ट है। और जो बेटा बहू इंडिया में रह रहे हैं उनकी कोई कदर नहीं है। सुधा मूर्ति जो कि राइटर हैं, शोज दिखाती हैं हाउ पीपुल वैल्यू डॉलर्स मोर देन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो इस कहानी में सुधा मूर्ति दिखाती हैं कि किस तरीके से डॉलर कमाने वाला जो बेटा है उसकी वाइफ की कितनी इज्जत उसकी सास करती है। तो कहानी दिखाती है कि किस प्रकार विदेशी डॉलर के प्रति जो इंसान का लालच होती है रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर देती है। द नॉवेल हाईलाइट्स इमोशनल नेग्लेक्ट, फैमिली वैल्यूज एंड द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल वेल्थ एंड ट्रू हैप्पीनेस। तो ये स्टोरी हमें ये दिखाती है कि इमोशनल नेग्लेक्ट जो है या जो फैमिली वैल्यूज़ है, जो डिफरेंस बिटवीन मतलब जो मटेरियल वेल्थ का मतलब जो इन दुनिया की ज़िंदगी है जिसमें सिर्फ ऐशो आराम हो, पैसा हो, हर एक चीज़ हो, उसमें असल खुशी नहीं है। ट्रू हैप्पीनेस क्या है? प्यार, मोहब्बत और परिवार के लोगों में। जैसे कि विनुता और उसका हस्बैंड गिरीश डॉलर नहीं कमाते हैं, इंडिया में रहकर रुपीस कमाते हैं, तो उसकी सास गौरम्मा हमेशा उस बहू को बेइज्जत करती है और उसको पसंद नहीं करती, और जो बहू जमुना है जिसका हस्बैंड डॉलर कमाता है उसकी इज्जत करती है और भेदभाव करती है। लेकिन एंड में वो समझ जाती है कि विनुता जैसी बहू जमुना नहीं है, जमुना केवल दिखावा करती है, नफरत उसके दिल में भरी है अपनी सास के लिए, लेकिन विनुता को उसकी सास ने चाहे कुछ भी कह दिया, उसने हमेशा उसे प्यार, सम्मान और इज्जत ही दिया है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ गौरम्मा। गौरम्मा का कैरेक्टर लिखिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि गौरम्मा ही वो माँ है जो अपने ही बच्चों में भेदभाव करती है। तो देखिए, गौरम्मा इज एन एम्बिशियस एंड नैरो माइंडेड वुमेन हु ड्रीम्स ऑफ हैविंग ए डॉलर बहू। तो गौरम्मा जो है डॉलर बहू से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है और अपनी इंडियन बहू की काफ़ी उपेक्षा करती है, उसको पसंद नहीं करती। सी रेस्पेक्ट्स हर अमेरिकन डॉटर इन लॉ का मतलब बहू होता है, वो बहू जो अमेरिका में रहती है, ओनली फॉर हर वेल्थ एंड स्टेटस। वो हमेशा ही उस बहू की इज्जत करती है जो अमेरिका में रहती है। क्यों करती है? उसके पैसे और उसके स्टेटस की वजह से। वाइल इग्नोरिंग हर इंडियन डॉटर इन लॉ, और वो अपनी इंडियन बहू को इग्नोर करती है जो कि इंडिया में रहती है, पैसा कमाती है, डॉलर नहीं कमाती, रुपया कमाती है, उसको वो हमेशा इग्नोर करती है, उसकी परवाह और फिक्र नहीं करती। लेटर बाद में शी रियलाइजेज, और उस सास को रियलाइज हो जाता है हर मिस्टेक, अपनी गलती, एंड अंडरस्टैंड, और वो समझ जाती है द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, केयर एंड इंडियन फैमिली वैल्यूज़। और एंड में वो प्यार, घर और परिवार को समझ जाती है। कैसे समझती है? जब वो इंडिया से अमेरिका अपनी बहू जमुना के पास जाती है तो वो उसको एक नौकरानी का दर्जा देती है, उसको अपनी सास नहीं समझती, उसको इज्जत नहीं देती। तब उसे अपनी बहू विनुता की बड़ी याद आती है। तब उसे समझ आता है कि विनुता जिसको हमेशा उसने जलील किया, बेइज्जत किया, उसकी कदर नहीं की, उसकी परवाह नहीं की, लेकिन तब उसे ख्याल आता है कि वो कितनी अच्छी है जो उसे बिना किसी चीज़ के प्यार करती है और समझती है, इज्जत देती है। तब उसे समझ में आ जाता है कि जो वाकई फैमिली है, इंडियन फैमिली की बात ही अलग है, जहाँ पे केवल रिश्तों में प्यार मोहब्बत भरा होता है। तब जाकर गौरम्मा को विनुता की कदर महसूस होती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार कर लेना है एग्ज़ाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। तो आपकी 8 यूनिट से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। और इसके अलावा भी मैंने कई सारी वीडियोस आपके लिए अपलोड की हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए हैं।